में प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या के लिए आइंस्टीन के समीकरण की बात कर रहे थे। तो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक 5 नंबर में आएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या के लिए आइंस्टीन का समीकरण प्राप्त करें। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या के लिए आइंस्टीन का समीकरण प्राप्त करें। ये 5 नंबर में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, हम इस पर डिस्कशन करेंगे। बताया था सर को याद होगा, जब किसी धातु की सतह पर उच्च तीव्रता के प्रकाश को आपतित कराया जाता है तो सतह के इलेक्ट्रॉन प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं, यानी फोटोन की ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं। इस ऊर्जा के कुछ अंश का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉन अपने को फ्री करने में खर्च करता है, शेष अंश का इस्तेमाल गति करने में खर्च करता है। कुछ अंश का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉन अपने को फ्री करने में खर्च करता है और शेष अंश का इस्तेमाल गति करने में खर्च करता है। जो अपने को फ्री करने में खर्च करता है उसको देहली ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि देहली ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है। देहली ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है, या प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होती है। देहली ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जिस पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना प्रारंभ होती है। देहली ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जिस पर सतह के इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ देते हैं, या सीधा बात बोलिए, इलेक्ट्रॉन को सतह से निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा ही देहली ऊर्जा है। तो इस ऊर्जा का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉन 2 हिस्सों में करता है। कुछ हिस्सा को अपने को फ्री करने में, मतलब देहली ऊर्जा के रूप में, और कुछ हिस्से को शेष अंश को गति करने में मतलब गतिज ऊर्जा के रूप में। यानी जो भी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दिया गया उस ऊर्जा का इस्तेमाल 2 हिस्सा में हुआ, एक देहली ऊर्जा के रूप में और एक गतिज ऊर्जा के रूप में। क्या बोलते हैं, सब लोग को समझ में आया? चलिए देखते हैं। कुल आपतित ऊर्जा बराबर इलेक्ट्रॉन को सतह से निकालने में खर्च ऊर्जा प्लस गति करने में खर्च ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन टॉपिक पढ़ा रहे हैं। यहां से आपको न्यूमेरिकल भी आते हैं, हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपको न्यूमेरिकल की। आज सेट प्रैक्टिस 3 अपलोड किए हैं। आज हमने घर पे जाकर प्रैक्टिस करिएगा। चुंबक में सेट प्रैक्टिस 3 अपलोड किया आपने। तो कुल आपतित ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। कुल ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। ई बराबर हाई नॉट प्लस के ई। कुल ऊर्जा बराबर ई बराबर हाई नॉट प्लस के ई। आप चाहे तो एक समीकरण यहां पे लिख सकते हैं। ई का सूत्र एच न्यू, हाई का सूत्र एच न्यू नॉट प्लस के ई बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। के ई बराबर एच कॉमन ले लीजिए, न्यू माइनस न्यू नॉट। के ई बराबर एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। इसके बहुत सारे समीकरण हो सकते हैं, बहुत सारे रूप हो सकते हैं। मान लीजिए आप इसी का एक रूप ऐसा भी लिखना चाहें तो ई बराबर फाई नॉट प्लस 1/2 एवरी स्क्वायर। एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस 1/2 एवरी स्क्वायर। माने रूप बदलना चाहे तो इस तरह से रूप बदल सकते हैं, ठीक है ना? बोलिए, ये एक्स्ट्रा जानकारी के लिए हो गया।
इसके बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं, मेन आप यही पर लाकर छोड़ दीजिएगा, उतारिए उसके बाद आप करते हैं। इलेक्ट्रॉन को जो भी ऊर्जा दीजिएगा उस ऊर्जा का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉन दो हिस्सों में करता है। कुछ हिस्से को अपने को फ्री करने में खर्च करता है और बाकी हिस्सों से गति करने में खर्च करता है। जो अपने को फ्री करने में खर्च करता है उसे देहली ऊर्जा कहते हैं, और जो गति करने में खर्च करता है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जो अपने को फ्री करने में खर्च करता है वो देहली ऊर्जा है, और जो गति करने में खर्च करता है वो गतिज ऊर्जा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो आप समीकरण 1 में देखिएगा गतिज ऊर्जा बराबर h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। गतिज ऊर्जा बराबर h इंटू न्यू माइनस, शायद आपको पता होगा प्लांट कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट है। प्लांट कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और न्यू नॉट देहली आवृत्ति है जो कि फिक्स होता है। न्यू नॉट देहली आवृत्ति है जो कि फिक्स होता है। बच गया कौन? न्यू मतलब आवृत्ति। तो क्या हम कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है? गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर, गतिज ऊर्जा मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है। ये हमारा समीकरण 1 से क्लियर हो गया कि फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है। लिखिएगा समीकरण 1 से स्पष्ट है कि, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपतित प्रकाश की, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। चूंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी ठीक है, चूंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, चूंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, चूंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, अभी आप थोड़ा सा रुकिएगा, तो बात एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो ज्यादा फोटोन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो ज्यादा फोटोन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और ज्यादा फोटोन होते हैं ज्यादा तीव्रता वाले प्रकाश में। क्या बुझा? दिल से जाए, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो ज्यादा फोटोन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ज्यादा फोटोन होते हैं ज्यादा तीव्रता वाले प्रकाश में, ज्यादा फोटोन होते हैं ज्यादा तीव्रता वाले प्रकाश में, तो ज्यादा तीव्रता वाला प्रकाश ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और कम तीव्रता वाला प्रकाश कम इलेक्ट्रॉन निकालेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या तीव्रता पर निर्भर करती है। अतः फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या, अतः फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। हो गया? अब समझिए। अच्छा, मोबाइल 4G स्पीड दे रहा है कि नहीं
राय लिखे मांगा सुन। मोबाइल 4G स्पीड दे रहा है कि नहीं, क्या वो लिखेगा तो समझ में आ जाएगा कि प्रयोग करेंगे तो समझ में आ जाएगा? बोलिए, प्रयोग करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बिजली के तार तारा में सटेले बनी और लाइन मारत तक ना तू कहबा तो मानम कि हमारा महसूस हो जाए। बोलो लोग, महसूस हो जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। कुछ ऐसी चीजें जो एक्सपेरिमेंट से ही समझ में आ जाती है। तो ये जो घटना है देर से हुआ है कि तुरंत हुआ है कि जल्दी हुआ है, ये हमको एक्सपेरिमेंट से पता चल जाएगा कि ये भी कहना पड़ेगा। मैंने तार में तार सटाई नहीं और कहनी के घंटे के बाद नहीं मरबो अब देखो तो नहीं छपड़ा तो एक आदमी के ऊपर बिजली का तार गिर गया। वो छपड़ा का मरने ही वाला था। उसको याद आया कि एक हफ्ता से तो ट्रांसफार्मर चला हुआ है। कहता है कि अच्छा टाइम पर याद आ गया तो मरिए जाते। तो वही बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोई कहेगा कि तारा के 1 घंटे के बाद लाइन मारी, हमारे ने लाइन मारा था, तो तू कहो तो भरोसा करो कि हमारा भाई महसूस होता। समझना है कहने का मतलब हुआ कि घटना देर से हुई है कि पहले हुई है कि टाइम लगा है, ये हमको एक्सपेरिमेंट से ही पता चल जाता है। यानी कुल मिलाकर हम ये लिखवाने वाले हैं कि प्रयोग से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह एक तात्क्षणिक घटना है। बोलिए, लिखिए, प्रयोग से स्पष्ट हो जाता है कि प्रयोग से स्पष्ट हो जाता है कि प्रयोग से स्पष्ट हो जाता है कि यह एक तात्क्षणिक घटना है। यह एक तात्क्षणिक घटना है। मॉडर्न में 22-20 नंबर तो एकदम ले लेवे के बाद कन्फर्म। 1-2 नंबर हुए छुट्टी जो डाटा वाला रहना, डाटा वाला जैसे ने 2 साल से आवता हम दे दे रही सोडियम के कार्य फलन कितना होला, तो ये डाटा याद करे वाला बोल गए, ये हमारा नहीं याद है कि डाटा में 2 शब्द दे रहे तो हमारा याद आगे चलेगा मात्र। तो डाटा वाला छूट सकता था ना, तो 20 नंबर पे कम आ जाइए, को ना छूटेगा चाहिए, कोई कमजोरी ना रहनी चाहिए। तो ये प्रयोग से स्पष्ट हो गया तात्क्षणिक घटना है। और समझिएगा, अच्छा मैच रोज होता, IPL होता है, हम तो ना देखा हम, लेकिन रोज मैच होता, हर मैच में विराट कोहली 3 रन आउट हो जाता। एग्जाम्पल देता नहीं, हर मैच में आउट हो जाता, तो क्या हम आज ही नहीं कह सकते कि आज आउट होई? बोलिए, मैंने लगातार 20 मैच में देखा था कि 3 रन पे आउट होता, तो कन्फर्म है कि आज 3 रन आउट हुई। ये एक्सपेरिमेंट से पता चल जाता है। बात बेहतर लो, कोनो लड़का रोज ले हमारा हरकत करे और वो करे कोनो काम दे दिया, तब बिना कही तुम खत्म बड़ा, तू जानता है कि खत्म हो और वो करे तू काम दे रहा तारो ना जो चाहते हो, तू जानता कि तुम करबे करी, वो तो ऐसा खत्म रहे। मास्टर साहब कहलन कि देख बेटा, ई 10 रुपया के खाली ले है, ई 10 रुपया के कॉलम ले है। रास्ता में कोई लोग आओ तो दौड़ा पसनाई ले, सर जी देखिए ना भुला गई कौन 10 वाला के कॉलम लेने के बाद कौन 10 सुन ले हैं हमारे आदमी। तो खैर, तो कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी चीजें होती जो आदमी अनुमान लगा लेता है। हम देखो नहीं कि रोज गलती करता तो आज गलती करबे करी। गांव में ऐसा आदमी होला जो जहाज मार होबे करी, हमारे गांव में हुआ जहाज चावल मुझे मार होला, वो ऐसा मतिया बोलिए झगड़ा हो जाए, जो बोलिए तो तिरछी सीधा कभी बोलिए ना करिए। तो कहने का मतलब हुआ कि जब किसी धातु की सतह पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या हमको समझ में नहीं आ जाएगा कि बार बार 10 जूल दे करीनो तो घटना स्टार्ट हो जाता, 10 जूल दे करीनो तो घटना स्टार्ट हो जाता। मतलब करते हैं 10 जूल का फिक्स का ना बुझे कोनो सतह पर हुए वो करा के 15 जूल देनी और घटना स्टार्ट हो गई। फिर कालो एक्सपेरिमेंट करनी, 15 जूल देनी, घटना स्टार्ट हो गई। आज एक्सपेरिमेंट करनी, 15 जूल देनी, घटना स्टार्ट हो गई। मतलब करते हैं 15 जूल में फिक्स बात, ये हमारा पता चल गया एक्सपेरिमेंट से। बोलो
इसका मतलब प्रयोग से ये भी ज्ञात हो जाता है कि प्रत्येक सतह की देहली ऊर्जा और देहली आवृत्ति का मान निश्चित होता है। देखिए, प्रयोग से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रयोग से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक सतह के लिए देहली ऊर्जा एवं देहली आवृत्ति का मान निश्चित होता है। प्रत्येक सतह के लिए देहली ऊर्जा एवं देहली आवृत्ति का मान निश्चित होता है। प्रत्येक सतह के लिए देहली ऊर्जा और देहली आवृत्ति का मान निश्चित होता है। क्लियर? इस प्रकार प्रकाश विद्युत प्रभाव के, चलो आपने नोटिस नहीं किया क्या आप कहना चाहते हैं। इस प्रकार प्रकाश विद्युत प्रभाव के सभी नियमों की व्याख्या हो जाती है। इस प्रकार प्रकाश विद्युत प्रभाव के सभी नियमों की व्याख्या हो जाती है। इस प्रकार प्रकाश विद्युत प्रभाव के सभी नियमों की व्याख्या हो जाती है। हो गया? क्लियर? समझ में आया कि नहीं? पहले बताइए। क्लियर है? अच्छा, थोड़ा सा एग्जॉस्ट फैन के पास देखो तो वो बाहर हवा फेंक रहा है कि अंदर फेंक रहा है? गर्मी इतना लग रहा है, एसी चल रहा है, पूरा फुल है, फिर भी गर्मी है। हवा थोड़ा सा चेक करिए ना, थोड़ा सा कि अंदर हवा तो नहीं आ रहा ना? खैर, अब हाला मत करिए, बाद में देख लिया जाएगा। तब लिखिए, हेडलाइन दीजिए। तो अभी जो हम आपको हेडलाइन पढ़ाने वाले हैं ना, बड़ा मजा देगा। अभी तो मैंने आज समय कम है, कल ज्यादा मजा देगा, क्योंकि ये खत्म टॉपिक कल होगा। बहुत बेहतरीन टॉपिक, और एक नहीं होता है कि लाइफ चेंजिंग टॉपिक, जो थोड़ा बहुत हमारे लाइफ में चेंजिंग लाएगा, उस तरह का टॉपिक पढ़ेंगे। हेडलाइन दीजिए, लेकिन बीच में कोई उंगली ना करी। हेडलाइन दिया लोग, विकिरण के दोहरा चरित्र की व्याख्या करें। पहले ही बोले मैंने, कोई ना बोली। विकिरण के दोहरा चरित्र की व्याख्या करें। विकिरण के दोहरा चरित्र की व्याख्या करें तथा लो कायम को पहले बोल देना कि विकिरण के दोहरा चरित्र की व्याख्या कर बढ़ा चुका समझाना तो नहीं, कुछ लोग उंगली करीब है। तथा द्रव्य तरंग के तरंगदैर्घ्य, द्रव्य तरंग के तरंगदैर्घ्य का समीकरण प्राप्त करें। द्रव्य तरंग के तरंगदैर्घ्य का समीकरण प्राप्त करें। अथवा देकर के इसी हेडलाइन को एक और तरीके से, डी ब्रोगली तरंग क्या है? डी ब्रोगली तरंग क्या है? इसके तरंगदैर्घ्य का समीकरण प्राप्त करें। डी ब्रोगली तरंग क्या है? इसके तरंगदैर्घ्य का समीकरण प्राप्त करें। ठीक है, तो एगो पैराग्राफ जो हो पूरा वो वाला तो तार लोग आंसर पता बा। विकिरण के दोहरा चरित्र की व्याख्या करें, बोलो लोग ना।
वो वाला खाली लिखवा दे तनी, अभी मत कह लोग समझावत नहीं खी। चलिए नो नया जहाज शुरू स्टार्ट करो। लिखिए, प्रकाश प्रकृति में, प्रकाश प्रकृति में बहुत सी घटनाओं को प्रदर्शित करता है। प्रकाश प्रकृति में बहुत सी घटनाओं को प्रदर्शित करता है। प्रकाश प्रकृति में बहुत सी घटनाओं को प्रदर्शित करता है। जैसे जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, एंटेना, सब लिखवा चुके भाई। प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, फिर से मिलाइए, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, व्यक्तिकरण ना व्यक्तिकरण कहा जाए, व्यक्तिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का ध्रुवन, प्रकाश का ध्रुवन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव आदि आदि। कि प्रकाश बहुत सारी घटनाओं को प्रदर्शित करता है, जैसे प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन, प्रकीर्णन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव इत्यादि। कोई दिक्कत? प्रकाश के व्यतिकरण, पूरे सोचने के बाद प्रकाश के व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण, प्रकाश के विवर्तन, प्रकाश के व्यतिकरण, प्रकाश के विवर्तन, प्रकाश के ध्रुवन, प्रकाश के ध्रुवन आदि घटनाओं से प्रकाश के तरंग प्रकृति की व्याख्या होती है। प्रकाश के तरंग प्रकृति की व्याख्या होती है। जबकि प्रकाश के प्रकीर्णन, जबकि प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव आदि घटनाओं से प्रकाश के कोणीय प्रकृति की व्याख्या होती है। आदि घटनाओं से प्रकाश के कोणीय प्रकृति की व्याख्या होती है। प्रकाश के कोणीय प्रकृति की व्याख्या होती है।
चूंकि ये सभी घटनाएं, परेशान मत होकर लोग हम लिखवा चुके भाई पहले, चूंकि ये सभी घटनाएं प्रकृति में संपन्न होती है, चूंकि ये सभी घटनाएं प्रकृति में संपन्न होती है, अतः प्रकाश कभी तरंग तो कभी कण की तरह व्यवहार करता है। प्रकाश कभी तरंग तो कभी कण की तरह व्यवहार करता है। प्रकाश कभी तरंग तो कभी कण की तरह व्यवहार करता है। प्रकाश कभी तरंग तो कभी कण की तरह व्यवहार करता है। इसे ही विकिरण का दोहरा चरित्र कहा जाता है। इसे ही विकिरण के दोहरा चरित्र कहा जाता है। विकिरण के दोहरा चरित्र कहा जाता है। ये सब पहले पढ़ा चुके हैं बहादुर, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज की क्लास में हम इतना ही रह देंगे और अगले क्लास में हम कल बात करते हैं। आप जाइए, हम अगले क्लास में कल बात करते हैं। धन्यवाद बहादुर।